जिस रात जब चांदनी खिल रही थी और तारों की झिलमिल से रात का सफर रोमांचक संगीत के साथ चल रहा था। जो प्यार के लिए वो जिंदगी जले, बहार के लिए वो जिंदगी। सड़कों पर रात भर जगमगाते लाइट्स और वादियों में खिल रही प्यारी सी फूलों की खुशबू ने आकर्षित किया, लेकिन इस सुंदर नजारे के पीछे छिपे एक अंधेरे का राज था। एक व्यक्ति ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और उसके अंदर छुपी दोस्ती ने उसे एक बड़े स्कैम का आइडिया दिया था। इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी को सुनिए। नमस्कार, आज हम इंडिया के बिगेस्ट फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। इस स्कैम की बात करें तो यह स्कैम 32,000 करोड़ का था। एक व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पर फल फ्रूट बेचने का काम किया करता था, उसने यह इतना बड़ा स्कैम किया था, यह जानकर हैरानी होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी स्कैम के बारे में समझेंगे और साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया गया। और अब्दुल करीम तेलगी कौन है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल करीम तेलगी द्वारा किए गए स्कैम घोटाले के बारे में। आपको बता दें कि अब्दुल करीम तेलगी एक रेलवे के एक ऑफिसर के बेटे थे। अब्दुल के पिता बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से रेलवे में काम कर रहे थे। उनकी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली को खाना मिलता था। अपनी जॉब के कारण उन्हें और उनकी फैमिली को खानापुर कर्नाटक के एक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट होना पड़ा। वहीं पर अब्दुल करीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल करीम की उम्र 7-8 साल थी, तभी उनके पिता की डायबिटीज और अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई। अब्दुल करीम के और भी 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। अपने पिता की मृत्यु के बाद खानापुर की रेलवे स्टेशन पर जाकर फल फ्रूट बेचने लगे। अब्दुल करीम रेलवे स्टेशन पर फल फ्रूट बेचा करता था। उस समय खानापुर स्टेशन पर पूरे दिन में 10-12 रेलवे ट्रेन आया करती थी। इसी के भरोसे इनका परिवार चल रहा था। अपनी स्कूलिंग पूरी करने की, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गोगटे कॉलेज से कॉमर्स साइड स्ट्रीम से बीकॉम की डिग्री हासिल की। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करने के बाद अब्दुल करीम नौकरी की तलाश करने लगा। शुरुआत में अब्दुल को नौकरी ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद अब्दुल को पता लगा कि मुंबई शहर में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वह नौकरी के लिए मुंबई चला गया। मुंबई जाते अब्दुल करीम को फिलिक्स इंडिया कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई, लेकिन टारगेट अचीव न करने के कारण और अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण जॉब से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद अब्दुल को साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर की दूसरी जॉब मिल गई। वहां पर कुछ समय काम करने के बाद अब्दुल करीम पैसे कमाने के लिए मिडिल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडिल ईस्ट में जाकर काफी सारा पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए 1986 में अब्दुल सऊदी अरेबिया चले गया था। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहां पर जाकर कुशल जॉब करे। सऊदी अरब में भी अतुल ने कई जॉब करी और छोड़ी, क्योंकि वह ठीक से काम नहीं कर रहा। जब अब्दुल को यह पता चला है कि सऊदी अरब में उसका कुछ नहीं हो रहा, तो वह फिर से मुंबई लौट आया और यहीं से उसके स्कैम की जर्नी शुरू हुई। आपको बता दें कि अब्दुल करीम तेलगी शुरू से ही जल्दी पैसा कमाने में रुचि रखता था। उसे मेहनत की कमाई से ज्यादा शॉर्टकट में कमाई करना ज्यादा पसंद था। शॉर्टकट से पैसे कमाने के लिए वह अलग अलग तरीके ढूंढने लगा, जिसकी सहायता से वह तुरंत बहुत सारा पैसा कमा सके। उसे ध्यान दिया कि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं जो जाली पासपोर्ट बनाते हैं। उसकी सहायता से वह बहुत सारे पैसा कमाते हैं। उसी से प्रेरित होकर अब्दुल ने भी यह काम शुरू कर दिया। इस काम को शुरू करने के लिए अब्दुल ने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम के कंपनी की शुरुआत की। बहुत से लोग जो मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे, उनके पास पूरे कागजात नहीं हुआ करते थे। अब्दुल दस्तावेजों में हेरा फेरी करके अपने क्लाइंट्स को गैर कानूनी तरीके से मिडिल ईस्ट भेज देता था। कुछ सालों तक अब्दुल का यह काम ठीक ठाक चलता रहा और इससे उसने बहुत पैसा भी कमाया, लेकिन एक दिन वह पकड़ ढा गया, जिसके चलते उसे जेल की हवा खानी पड़ी थी। His lawyer has said that he against the transfer of his judge. Of course, this coming a day. रतन सोनी कौन था और उस स्टैम्प पेपर स्कैम का आइडिया किसने दिया था? जिस जेल में अब्दुल करीम को रखा गया था, उसी जेल में रतन सोनी भी था, जो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित काम करता था, जिसमें उसने एक फ्रॉड किया था, जिसके चलते उसे भी जेल हो गई थी।
इसी जेल में रतन सोनी ने अब्दुल करीम का बताया कि अगर तुम्हें क्राइम ही करना है तो कोई बड़ा कारण करो। रतन सोनी अब्दुल करीम का बताता है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंप ऑफिस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, और यह एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, और हम नकली स्टैंप पेपर बनाने लग जाए तो इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। भारत में स्टैंप पेपर का इस्तेमाल बहुत जगह किया जाता है, इसलिए हम इससे बहुत पैसा कमा सकते हैं। जब दोनों जेल से रिहा हो जाते हैं तो दोनों इस प्लान पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें भी मालूम होता है कि अगर हमें बड़े लेवल पर घोटाला करना है तो हमें राजनेताओं की सहायता लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ सरकारी अधिकारियों की भी इसमें सहायता लेनी पड़ेगी। दोनों ने मिलकर कई बड़े बड़े नेताओं, अंडरवर्ल्ड डॉन से जुड़े हुए लोगों से अपनी दोस्ती बनाई। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैंप प्रिंटिंग का लाइसेंस लिया, ताकि जब है नकली स्टैंप पेपर बेचे तो उन पर कोई शक भी न करे। अब्दुल करीम ने स्टैंप पेपर बनाने वाली पुरानी सरकारी मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही सरकारी अधिकारियों से बातचीत बनाकर स्टैंप पेपर में इस्तेमाल होने वाली सभी मटेरियल की जानकारी हासिल कर ली, ताकि वह सेम टू सेम स्टैंप पेपर बना सके। इस तरह अब्दुल करीम ने नकली स्टैंप पेपर बनाना शुरू करा और उन्हें मार्केट में सर्कुलेट किया। लेकिन आगे चलकर रतन सोनी और अब्दुल करीम के बीच संबंध बिगड़ गए और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन अब्दुल करीम इसके बावजूद नकली स्टाम्प बनाने का काम नहीं छोड़ा। हमें इस काले धंधे को चलाने के लिए अब्दुल करीम ने 350 लोगों को काम पर रख रखा था। अपने नकली स्टैंप पेपर को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए अब्दुल करीम ने राजनेताओं के साथ मिलकर असली स्टैंप पेपर को गलत एड्रेस पर भिजवाया और मार्केट में असली स्टैंप पेपर की शॉर्टेज की। और इसके बाद कुल 18 राज्यों में अब्दुल करीम अपने नकली स्टैंप पेपर को सप्लाई किया करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब्दुल करीम ने तकरीबन 32,000 करोड़ रुपए के नकली स्टैंप पेपर बेच दिए थे। इन पैसों से वह अय्याशियां करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए केवल बार और क्लब्स में उड़ाने लगा। लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि अब्दुल करीम का यह नकली स्टैंप पेपर्स स्कैम सामने आया। पुलिस ने अब्दुल करीम के नकली स्टैंप पेपर को सप्लाई करने वाले 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया और इस तरह यह घोटाला सामने आया। जिसके बाद पुलिस को यह समझा गया था कि यह स्कैम बहुत बड़ा है। जब पुलिस ने अब्दुल करीम की खोज शुरू करें तो पुलिस को पता चला कि वह भाग चुका है। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने अजमेर से अब्दुल करीम का आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता लगा कि यह स्कैम बहुत बड़ा है, जिसके बाद एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू की। जांच में पता लगा कि यह स्कैम 1994 से चल रहा है और भारत में उसने बहुत बड़ी मात्रा में नकली स्टैंप पेपर को चला दिया था। यह नकली स्टैंप पेपर बेचकर अब्दुल करीम ने तकरीबन 40 से अधिक प्रॉपर्टी को खरीदा था। इस पूरे मामले में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस और कई राजनेताओं का नाम भी सामने आया, जिसमें से एक अनिल गोटे समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे। जब अब्दुल करीम के नारकोटिक टेस्ट किया गया तब अब्दुल ने कई राजनेताओं का नाम लिया। You, to which political people you have helped? I'll keep it secret. I'll keep it secret. I was politicians. Who are those politicians? Who are those politicians? Tell me. Yeah, Who are those politicians? mad politicians Huh? of LC. Huh? Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar, Mr. Bhujbal. राजनेताओं का नाम लिया, लेकिन बाद में इस नारकोटिक टेस्ट पर बहुत विवाद हुआ, जिसमें कहा गया कि जब यह टेस्ट किया गया था तब अब्दुल करीम होश में था। इस मामले में कई सारे पुलिस ऑफिसर भी शामिल थे। जब अब्दुल करीम को अरेस्ट किया गया तो मुंबई पुलिस ने कहा, हम फ्लाइट की तलाशी लेंगे और उसे साथ में लेकर जा रहे हैं, और बाद में पाया गया कि अब्दुल करीम उन्हें पुलिस अफसरों के साथ मजे कर रहा है। तो पैसे देकर अब्दुल करीम ने सभी को खरीद लिया था। तब इस मामले की जांच पड़ताल चल रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप काकड़े की रहस्य में मृत्यु हो गई। बाद में यह मामला एसआईटी से सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बाद में अदालत ने तेलगी और उसके सहयोगियों को 2006 में 30 साल की कैद और 202 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस दौरान उसे बेंगलुरु जेल में रखा गया था। जेल में भी वह काफी आलीशान जिंदगी जीता था।
जुलाई 2017 में बेंगलुरु की डीआईजी जेल डी रूपा ने जब इस बात का खुलासा किया था कि जेल में तेलगी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और मसाज के लिए 3 या 4 लोग दिए जाते हैं तो काफी सनसनी मच गई थी। बाद में 26 अक्टूबर 2017 को उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार तेलगी को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। इन्हीं बीमारियों की वजह से उसके कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी मौत हो गई। आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम की कहानी समाप्त हो गई। उसने अपनी चालाकी और धूर्तता से देश को हिलाकर रख दिया था। उसकी व्यावसायिक सफलता और आपराधिक कारोबार से दिलों में आए अधजल गगन के रंग, लेकिन आखिरकार न्याय संगठनों के सहायकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी अधर्मी गतिविधियों को रोक दिया। अब वह सब पुरानी बातें हो गई, पर इस कहानी का सबक अब भी याद रहेगा। धूर्तता और बेईमानी से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। हम सबको सच्चाई का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से अपने काम करना चाहिए। अब्दुल करीम तेलगी की यह घोटाला की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और रोचक कहानियों से रूबरू करा सकें। धन्यवाद।